हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं जो है क्लास 10th केमिस्ट्री का ये वाला जो चैप्टर है वो कवर करा रहा हूँ, जिसमें अब तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर कर चुका है। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर था और उसमें हमने फिर भी कुछ बेसिक बातों के बारे में जाना। और जो लेक्चर 2 है वो जो है इस चैप्टर के बारे में हमें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई भी अगर धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, कोई भी धातु को खुले में छोड़ दोगे तो क्या होगा, कोई भी धातु जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनेगी, कोई भी धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनेगी, कोई भी धातु की सक्रिय ऊर्जाओं में कौन से धातु अधिक काम करते हैं। इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करा है। ओके, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक बातों को देखा था। आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने बताए थे आप सभी को। ओके, सो इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा ये इंडेक्स है जिसमें हम कवर कर रहे हैं इसका सामान्य परिचय, धातुओं के गुणधर्म कौन कौन से हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, धातु जो है यानी कोई भी मेटल जो है अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है यानी एयर में अगर उसका दहन होता है तो क्या होता है, धातुएं यानी मेटल अगर वाटर से अभिक्रिया करती हैं यानी कि कोई मेटल का अगर हम वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हमने देख लिया। धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनता है ये भी हमने देखा। ओके, धातुओं की प्राप्ति क्या होती है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उसका वितरण कैसे किया गया है, धातु कर्म क्या है, अयस्क का सांद्रण क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक धातु से दूसरे धातु को निकाला कैसे जाता है, इसके लिए अलग अलग क्रिया विधि है। ओके, उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में कैसे परिवर्तन होता है, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन यानी कि रिडक्शन कैसे होता है, धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है यानी इनको शुद्ध के रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है, लोहा व लोहे का धातु कर्म क्या क्या है इसके बारे में, जंग लगने को नियंत्रित करने के बारे में, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र और मिश्र धातु के बारे में हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आप सभी को ये जो इसका सिलेबस है, जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिन जिन टॉपिक्स को, वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ से हम देखिए हमने लेक्चर की शुरुआत करी थी इसके इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना समझा। उसके बाद हमने देखा धातु के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि धातु चमकीली होती हैं, पतली होती हैं, चमकदार होती हैं, पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, उष्मा की सुचालक होती हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। उसके लिए हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे। हमने यहाँ ये भी जाना कि एक ही धातु किसी और धातु को वहां से विस्थापित तो कर रही है उसके लवण से, लेकिन वही जो है दूसरे धातु के लवण को विस्थापित नहीं कर पा रही। मतलब कि किसी भी धातु में ये गुण तो होती है कि वो किसी को विस्थापित करे, लेकिन हर बार वो गुण काम नहीं आती। इसको हमने लेक्चर 1 में ही कवर कर लिया था। उसके बाद हमने धातुओं की रासायनिक गुणधर्म में इसके सक्रियण क्रम को देखा कि कौन कौन से धातु जो है कितने ज्यादा एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा लिथियम है और सबसे कम प्लेटिनम है, इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलती है। और उसके बाद हमने यहाँ ये देखा कि लिथियम, सोडियम, ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं यानी कि मोर एक्टिव एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, ये आप ऐसे बता सकते हो। और ये जो है जैसे कि आप देख लो यहाँ पे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब धातुएं जो हैं वो वायु में दहन होकर के क्या बनाती हैं, इस पर भी हमने डिस्कशन करा कि इसका ऑक्साइड फॉर्म होता है भैया, और वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। जैसे कि सोडियम अगर वाटर से अभिक्रिया करती तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नीशियम अगर वाटर से अभिक्रिया करती तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, लेड अगर यहाँ पे लेड धातु को लोगे अगर वो हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगी तो वहां पे लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मतलब कि अगर किसी भी धातु को अगर आप पकड़ते हो, अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहां पे आपको हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगी, जो कि एक क्षार के रूप में यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम उसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं, हमने ये भी कवर कर लिया कि धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जैसे कि गोल्ड है आपका, प्लेटिनम है, ये धातु तो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन फिर भी किससे अभिक्रिया करती है, तो ये एक ऐसे धातु से अभिक्रिया करती है जिसके बारे में हमने जाना कि उसे आप अम्लराज कहते हो, यानी कि एक्वा रेजिया के नाम से हम इसको जानते हैं। उसे कहा जाता है
3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 आयतन नाइट्रिक अम्ल से को हम एक साथ अम्लराज कहते हैं, यानी एक्वारेजिया कहते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्वारेजिया। ओके, यानी कि एक्वारेजिया क्या है। हमने यहाँ ये भी जाना कि जैसे तांबा है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और उसको अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट के उसमें एक परत सा दिखाई देता है हमको, लेकिन कॉपर तो वहाँ रिएक्शन नहीं कर रहा और उसकी वजह से उसका सरफेस काला हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि कोई चीज़ अगर अभिक्रिया करती है किसी से, यानी कि अम्ल से अभिक्रिया कर रही है, तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान के चलो, इसीलिए कहा जाता है कि जो दही है, ये क्वेश्चन पूछ दिया मान लो एग्जाम में आपको कि दही को आप कांसे के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते। दही को हम कांसे के बर्तन में इसलिए नहीं रख सकते सर, या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि दही एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है, वह उसके साथ अभिक्रिया करके उसकी गुणता को खराब कर सकता है, उसकी प्रकृति को बदल सकता है और उसके रंग में भी परिवर्तन ला सकता है। तो इसलिए हम दही को कांसे के बर्तन में या तो फिर तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। अब देखिए धातु की प्राप्ति, यानी कि ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस ऑफ मेटल में हमने देखा कि धातु मुख्यतः भूपर पट्टी में मिलती हैं, अर्थात अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे आप देख लो हीलियम, नियॉन, ओके, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, मतलब जिसका अष्टक पूर्ण होगा वो तो मुक्त अवस्था में मिलेगा ना भैया। और कुछ ऐसी भी धातु होती है जो किसी से बिना क्रिया किए भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे आ गया गोल्ड, एयूरेट, एयू इसका फॉर्मूला है। ये किसी भी धातु से बिना अभिक्रिया किए भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकती है। अगर आप यहाँ पे हमने जाना कि जैसे आपके पास मान लो गोल्ड है, अगर आपके पास मान लो प्लेटिनम है, तो अगर आपके पास में मान लो सिल्वर है, तो अगर आपने खुले में रखा है तो भी बावजूद इसके कि खुले में है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर मान लो, क्योंकि देखो अगर मान लो आपका गोल्ड है, अपने जो घर में अगर आपका नेकलेस है सोने का मान के चलिए, तो अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कलर चेंज हो जाएगी। अरे भाई इसके लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है एनसीईआरटी के सिलेबस में आपका। कौन सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं उसके बारे में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे पहले सैंड पेपर से पोंछा जाता है, अच्छे से बारीकी से। मैग्नीशियम को जलाने से पहले, मैग्नीशियम का दहन करने से पहले उसे सैंड पेपर से साफ किया जाता है रगड़ करके। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण आप बता सकते हो? इसका कारण यही है बच्चों, इसको एग्जाम में पूछता है ये एक्चुअली में 3 मार्क्स में। तो इसका कारण यह है कि जो मैग्नीशियम होता है, अगर उसे आप खुले में रखते हो तो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसकी ऊपरी सतह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे ये एक मैग्नीशियम है मान लो, तो इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऊपरी सतह पे इसका जो है ऑक्साइड का, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा। जब आप इसको दहन करने के लिए जाओगे, माचिस की तिल्ली यहाँ पे आप अगर बर्न करोगे, इसको जलाने की कोशिश करोगे, तो ये जल्दी से शीघ्रता से नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है। तो इसलिए इसको सैंड पेपर से रगड़ के साफ किया जाता है और वापस से इसको इस तरीके से प्राप्त किया जाता है, तब जाकर कहीं ये जलता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी धातु को खुले में रखो, या तो वो मॉइस्चर से यानी नमी से अभिक्रिया करेगी, या तो फिर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया में भाग ले लेगी। तो इसलिए हम, जैसे हमारे पास है सोना और प्लेटिनम, ये ऐसे धातु हैं, इनको हम नेकलेस बनाने में, गहने बनाने में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कारण यही है, सोने को हम गहने बनाने में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, या चांदी को गहने बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। जब आप इसको पहन के चलोगे तो ऐसा होता, अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा होता तो सुबह गए रहते तो गोल्डन कलर का रहता आपका जो ये नेकलेस है, और शाम को आते तो इसका कलर ब्लैक हो जाता। ओके, तो ये कितना हमारे लिए एक बैड फीलिंग हो जाती, तो समझ सकते हो, इसलिए हम गोल्ड के नेकलेस को चूज करते हैं पहनने के लिए। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट है, खनिज क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे, जैसे क्लास 6-7 के बच्चे, अगर आप उनको बोलते हो सर व्हाट इज द मिनरल, यार बता सकते हो मिनरल क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनको खनन की प्रक्रिया से निकाला जाता है, यानी कि अर्थ की खुदाई करके, भूपर पट्टी की खुदाई से प्राप्त किया जाता है, खनिज कहलाते हैं। तो अब देखो, ये खनन और उत्खनन 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। खनन मतलब क्या होता है कि अगर आप जमीन की गहराई पे खोदते हो, अगर आप गहराई तक खुदाई करते हो, वहां से उसे निकालते हो, तो वो प्रक्रिया होगी आपकी खनन। ओके, और अगर आप जो है ऊपरी सतह को खाली खुदाई कर रहे हो, एक लेयर खुदाई कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा
क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे कहा जाएगा उत्खनन। ओके, तो उत्खनन और खनन में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ देखिए, जो पदार्थ हम खनन की प्रक्रिया से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? प्रकृति में पाए जाने वाली ठोस अकार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। वो ठोस अकार्बनिक भी होना चाहिए। जैसे कि ठोस होगा कौन सा? गोल्ड होगा। कौन सा? सिल्वर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। और आयरन होगा। बिल्कुल होगा। और कोल होगा। बिल्कुल होगा, यानी कि लेकिन कोल तो कार्बन से बना होता है, तो इसका कार्बनिक नहीं हुआ, तो इसको नहीं ले सकते अपन। लेकिन आयरन, एवरेट, यानी कि गोल्ड और सिल्वर, अर्जेंटाइड, इसको ले सकते हो आप, क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। ओके, अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है सर? कार्बनिक पदार्थ क्या होता है सर? कार्बनिक पदार्थ को समझना पड़ेगा पहले आपको, कार्बनिक पदार्थ जानने के लिए। कार्बनिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं बच्चों जो कार्बन की प्रक्रिया से बनी होती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कार्बनिक पदार्थों का, तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि आता है कार्बन के, इसमें जितनी भी इसके अलग अलग चेनिंग प्रक्रिया होती है, तो जैसे इसमें आता है मीथेन, इसमें आता है इथेन, इसमें आता है प्रोपेन, इसमें आता है ब्यूटेन, इसमें आता है पेंटेन। ओके, इसमें आता है हेक्सेन, इसमें आता है हेप्टेन, इसमें आता है ऑक्टेन, इसमें आता है नॉनेन, और इसमें आता है डेकेन। यही नहीं बल्कि इससे भी अलग कार्बन की इस प्रकार की जो चेनिंग प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है वो हाइड्रोकार्बन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद है वो जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है। और जिनमें ये सब मौजूद नहीं है वो आपके कार्बनिक रसायन में नहीं आएंगे, अकार्बनिक रसायन में आएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद देखिए, खनिज का यहाँ पे परिभाषा जो है 10th के लेवल के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट करा है। क्या? कि भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, मतलब बार बार इसका फॉर्मूला नहीं बदलता है, और इनके भौतिक गुणों का अनुमान भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला देख करके। ओके, या इनके बारे में देख करके ही बता सकते हो कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस है तो क्या प्रकृति होगी? अगर ठोस है तो इसकी तन्यता क्या होगी? क्या ये क्षणभंगुर होगा? क्या ये आघातवर्धनीय होगा? क्या ये पतला हो पाएगा? क्या ये पिघल पाएगा? क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा? इन सब के बारे में भी आप जान सकते हो। तो हम इसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब आइए, आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, उत्सुकता बढ़ रही होगी, यार खनिज क्या होता है? कौन सी चीज़ों को खनिज कह रहे हैं सर? तो आइए इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये धातु के ऑक्साइड हैं। अब ये धातु के ऑक्साइड क्यों है, तो इसके बारे में जानना है। तो कोई भी खनिज पदार्थ अगर आप बाहर लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन छोड़ेगा थोड़ी ना उसे। ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, एक कॉम्बिनेशन बना लेगा, और उसी कॉम्बिनेशन से आप उसकी स्टडी कर पाओगे। तो वो क्या कॉम्बिनेशन होगी सर? यहाँ पे देख लो आप स्क्रीन में बच्चों, क्या कॉम्बिनेशन होगी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे बन रहा है हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, बॉक्साइड, कैसिटेराइट। तो ये किसके ऑक्साइड हैं? आयरन के ऑक्साइड हैं बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? ये आयरन के किसी दो ऑक्साइड का नाम बताइए। तो आप बताइए हेमेटाइड और मैग्नेटाइड। ये आयरन ऑक्साइड Fe2O। ओके, तो Fe2O लिखने से ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ अच्छे आंसर दो जो सामने वाले को पसंद है और लगे कि हाँ क्लास 10 के स्टैंडर्ड का आंसर है। ओके, तो ये आंसर है जैसे हेमेटाइड। हेमेटाइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो आई थिंक आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इनको हम व्हाइट बोर्ड में भी कवर करेंगे। ओके, तो चलिए पहले इसमें से देख लेते हैं, स्लाइड में से आपकी स्क्रीन में जो स्लाइड नजर आ रही है, तो इसको मैग्नेटाइट कहा जाएगा, इसको हेमेटाइट। ये फॉर्मूला याद रख लियो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको, अभी ही नहीं 12 तक काम आने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पड़ता है बॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है भैया, Al2O3 2H2O। मतलब एल्यूमिनियम को खुले में रखा आपने, इसने ऑक्सीजन से क्रिया करके Al2O3 बना ली। हवा में नमी की मात्रा घुली होती है जिसकी वजह से यहाँ पे 2H2O भी फॉर्म हो गया, तो इसलिए ये बन गया Al2O3 2H2O। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद आता है कैसिटेराइट, यानी कि ये जो है
SnO2 का फॉर्मूला बन रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कार्बोनेट अयस्क कैसे बनते हैं, ये अयस्क है। अयस्क क्या होता है बच्चों, इसको कहा जाता है ओर्स। ओर्स किसी मूल धातु के कई प्रकार के यौगिकों या मिश्रणों के रूप में पाया जाना ही उसका अयस्क कहलाता है। तो आई थिंक ये बात तो आपको पता होगा बच्चों, क्लास 6 का है ये तो अयस्क। ओके, लेकिन ये जो इतने एग्जाम्पल्स हैं ये आपके क्लास 10th लेवल के हैं। तो आइए इनके बारे में और थोड़ा सा हम बारीकी से देखें। तो यहां से हमको देखने से ये पता चलती है कि ये जो अयस्क है इसमें आता है कार्बोनेट के अयस्क कैसे बनेंगे। जैसे डोलोमाइट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी, हेमेटेट का भी पूछ चुका है, बॉक्साइट का भी पूछ चुका है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है भैया, डोलोमाइट का फॉर्मूला है MgCO3 डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स कर दो, बन जाता है डोलोमाइट का फॉर्मूला। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ये बड़ा, ये नहीं पूछेगा, बड़ा छोटा सा है। केमिकल रिएक्शन में आपको ये सहायता करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है बच्चों। फिर उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी क्या, कैलामाइन। कैलामाइन का फॉर्मूला क्या है, जिंक का कार्बोनेट जो होता है ZnCO3, ये कैलामाइन का फॉर्मूला आपको बता रहा है। ओके, ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फाइड में देखेंगे हम, जैसे आयरन पायराइड। आयरन पायराइड का फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका FeS2। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका कॉपर का पाइराइटिज यानी कि CuFeS2, इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इसके बाद आप देखिएगा सल्फेट जो बनता है, सल्फेट जो बन रहा है यहाँ किसका, ये जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। कैल्शियम सल्फेट ये जब नमी के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो है CaSO4 और 2H2O फॉर्म कर रही है। तो आई थिंक आपको ये सभी केमिकल फॉर्मूले दिमाग में बैठाने हैं, याद करने हैं। जैसे हो जाए आपको याद कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आप सभी को बता ही दिया। तो आई थिंक आप सभी को वो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ओके, तो अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट हम कवर करते हैं। तो जैसे देखो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, क्योंकि आप जानते हो छत्तीसगढ़, देखिए क्या हुआ ना, छत्तीसगढ़ और पहले MP दोनों एक हुआ करता था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले दोनों एक ही हुआ करता था, आपको पता होगा। अलग क्यों हो गए, क्योंकि देखो जितने खनिज मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे मिनरल्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ में। यहाँ की प्राकृतिक भूमि बहुत बढ़िया, यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया, यहाँ पे धान की फसल बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई अन्य फसल बहुत बढ़िया। ओके, क्राइम रेट बहुत कम। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़, अब ये MP इसका हमेशा फायदा उठाता था कि MP 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 भी बोलते थे कि भैया अब खनिज में कौन आ गया तो MP, भैया जंगलों में कौन आ गया तो MP, वातावरण शुद्धिकरण में कौन आ गया MP। तो यहाँ भी वो प्रॉब्लम आ गई ना, तो छत्तीसगढ़ के बासिंदों ने बोला, और वैसे भी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे चुनाव लड़ने के नाम से, जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे प्रधानमंत्री की सीट दोगे तो मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। ओके, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला डायलॉग पे उन्होंने कहा कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ दूंगा। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ दूंगा। ओके, तो लोगों को ऐसा लगा जैसे छत्तीसगढ़ उनका ही हो जाएगा और अपने मर्जी का काम करने लग जाएंगे। तो फिलहाल वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा था, खैर छोड़िए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण यानी कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, यानी 28 मिनरल्स आर अवेलेबल इन द छत्तीसगढ़। सो यू कैन बिलीव इट, देयर आर सो डायनेमिक थिंग्स। ओके, यहाँ पे बहुत कमाल की चीज़ें, मतलब 28 टाइप के खनिज यहाँ मिनरल्स मिलते हैं, मतलब समझ लो कितना ज़्यादा कमाल की भूमि है यहाँ पे। ओके, और टीन के अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भविष्य में मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम को देते हो, जैसे CGPSC एग्जाम को दे रहे हो या UPSC एग्जाम को दे रहे हो, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने टाइप के खनिज यानी कि मिनरल्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पे बताइएगा 28 टाइप्स के, या कोई किसी ऐसे खनिज या मिनरल का नाम बताओ जो कि देश में कहीं अन्य अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता, तो वो है टीन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी।
उसके बाद देखिए टीन के अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ ही है। अब यहाँ पे देखिए हमने तो ये कई सारे अभी अभी ऑक्साइड के नाम देखे, जैसे हमने देखा हेमेटाइट, हमने देखा बॉक्साइड, हमने देखा लाइमस्टोन, हमने देखा डोलोमाइट, हमने देखा क्राइसोबेराइल, हमने देखा कैसीटेराइट, ओके, हमने यहाँ पे देखा कोरंडम, ओके, और हमने देखा सोना, अभ्रक। ये सभी छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी बुक में आपको मिलता है, तो ये आपको बहुत काम आएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं तो बोलता हूँ कि ज़रूर याद कीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का ज़माना चल रहा है, आपका ऑप्शनल एग्ज़ाम का ज़माना चल रहा है, जिसमें आप एमसीक्यू के क्वेश्चन टिक मारो अभियान के तहत कंप्लीट कर रहे हो। ओके, और एमसीक्यू पढ़ते जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया हेमेटाइट कौन कौन से राज्यों में मिलता है, पहला ऑप्शन दे दिया उसने रायपुर, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने रायगढ़, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने दुर्ग, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पे रायपुर में टिक लगानी होगी जब आपको ये याद होगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है, हेमेटाइट कहाँ कहाँ मिलता है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम, इन क्षेत्रों पे हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। ओके, अब उसके बाद बॉक्साइड, बॉक्साइड कहाँ कहाँ मिलता है? तो बॉक्साइड मिलता है सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर और कबीरधाम। इन क्षेत्रों पे आपको बॉक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तहत हमको देखने को समझने को मिलती है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें लाइमस्टोन की, यानी चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके रायपुर जिला में, रायगढ़ जिला में, उसके बाद जांजगीर चांपा में, कबीरधाम में, बस्तर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, इन क्षेत्रों पे आपको अधिक मात्रा में ये लाइमस्टोन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि क्राइसोबेराइल ये कहाँ मिलता है? रायपुर में मिलता है एकमात्र। ओके, रायपुर के देवभोग एरिया में ये पाया जाता है। और उसके अलावा आप देखिएगा तो कैसीटेराइट जो है वो दंतेवाड़ा और बस्तर में मिलता है, कोरंडम दंतेवाड़ा में मिलता है, सोना जो है रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर, इन क्षेत्रों पर मिलता है, और अभ्रक जो है रायपुर, बस्तर, सरगुजा और जसपुर में मिलता है बच्चों। तो देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया में जो हमारा देश है अभ्रक उत्पादन में 7वां स्थान प्राप्त करता है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम छत्तीसगढ़ से रहते हैं। तो बी प्राउड टू लिव इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रहने पे आप गर्व कीजिए खुद पे कि इतने सारे मिनरल आप अपने देश को प्रोवाइड कर रहे हो अपनी मातृभूमि से, अपनी भूमि से, जहाँ आप रहते हो, आपका निवास स्थान है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वो उसमें आता है अभ्रक में, रायपुर, बस्तर, सरगुजा और जसपुर के क्षेत्र में जिन लोग रहते हैं, मैं उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा बहुत ज़्यादा कि उन लोगों ने, उनके क्षेत्र से अभ्रक प्राप्ति की जाती है, जो देश में, पूरे विश्व में ये 7वां स्थान हमारे देश ने प्राप्त किया है अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र में। तो आई थिंक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से मिल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मेटलर्जी, यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, धातु कर्म क्या होती है। देखिए अगर आप मान लो 12 क्लियर करते हो, आप वहाँ से फिर आईआईटी के एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो वहाँ आगे जाके आपको सब्जेक्ट चूज़ करने को बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप मैकेनिकल लोगे, आप सिविल इंजीनियरिंग लोगे, आप केमिकल इंजीनियरिंग लोगे, आप ईटी लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, ओके, ये आप मेटलर्जी लोगे। तो अगर आपको केमिकल्स में रुझान है, अगर आप केमिकल्स को अच्छे से समझ पा रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये सभी के सभी केमिकल्स, तो आप मेटलर्जी में जा सकते हो। इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ओके, उतना ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए बेटर फील्ड होगा मेटलर्जी, और फैक्ट्री में आपको अच्छा पोजीशन भी मिल सकता है काम करने के लिए। ओके, ये भी एक अच्छा फील्ड है। हालांकि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बट आई एम सपोर्टिंग ये मेटलर्जी। ओके, आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियर आपको हर गांव में मिल जाएंगे। ओके, लेकिन आपको मेटलर्जिकल इंजीनियर जो है ये बहुत कम मिलेंगे। ओके, आपने सुना ही नहीं होगा, मैं तो बोलूँगा बहुत कम होंगे, या हो सकता है आप में से किसी ने सुना भी हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है मेटलर्जिकल इंजीनियर्स की। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, मेटलर्जी मतलब क्या होता है। मेटलर्जी मतलब यही है कि आप अलग अलग धातुओं को लोगे और उनको आपस में अभिक्रिया कराओगे किसी भी तरीके से। हो सकता है आप उसे किलन में ले जा करके उसे गला के देख रहे हो और उसके बारे में स्टडी कर रहे हो कि ये मेटल किससे किससे रिएक्शन करेगा और किस तरीके से इसको नया फॉर्मेशन दिया जा सकता है।
आप यहाँ पे अलग अलग धातुओं को पकड़ रहे हो और उनमें से आप किसी नए धातु को निकाल, मान लो कोई भी धातु खुले में रहता है तो या तो फिर मैंने बताया आपको जैसे, या तो फिर वो मुक्त अवस्था में रहता है या तो फिर वो संयुक्त अवस्था में रहता है। तो मुक्त अवस्था में रहता है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन संयुक्त अवस्था में रहता है तो दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो फिर उससे अलग एक और धातु प्राप्त किया जा सकता है, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, या तो फिर उसकी गुणवत्ता को पढ़ा जा सकता है। गुणवत्ता को पढ़ा जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वहां से दो अगर मेटल प्राप्त होती है तो वहां पे भी दो बातें हो सकती हैं। क्या? या तो फिर उन दोनों मेटलों के आपस में गुणधर्मों को परखा जाएगा कि कहा जाएगा कि ये लोग क्यों आपस में अभिक्रिया करके जुड़े हुए हैं, या तो फिर ये देखा जाएगा उन दोनों को अलग अलग करके उनका अलग अलग निरीक्षण किया जाएगा। गुणधर्मों की स्टडी करेंगे फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन निरीक्षण अलग अलग किया जाएगा तो दो बातें हो सकती हैं। क्या? कि उनके बारे में उसका यूजेस सीख जाएंगे, दोनों का यूजेस सीख जाएंगे, और दूसरा ये इनको ये पता चल जाएगा कि इस यूज से वो क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म यानी कि धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। कोई भी अयस्क है, अयस्क क्या होता है मैंने अभी भी बताया कि किसी भी धातु को अगर आप संयुक्त अवस्था में देखते हो यानी कि मिक्स रूप में देखते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम डाइक्रोमाइड K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला है, ये संयुक्त रूप में है। अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ से पोटेशियम अलग हो जाएगा, क्रोमियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो भैया सब अलग अलग तो फॉर्म होंगे, इनका प्रॉपर्टी भी तो अलग अलग होगा ना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इसी प्रक्रिया को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो धातु कर्म को मतलब कि मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है ये तीन तरीके से यहाँ पे आगे बुक में मेंशन किया गया है। पहला बताया गया है कंजर्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स यानी कि अयस्क का सांद्रण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी धातु का निष्कर्षण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी धातु का शुद्धिकरण। तो पहला पॉइंट आती है अयस्क का सांद्रण। बारीकी से समझ लेते हैं अयस्क का सांद्रण कैसे है, क्या प्रक्रिया है, क्या अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं इसके सांद्रण में। आइए इसको समझते हैं। तो खदानों में, ये खदानों से प्राप्त अयस्क अधिक मात्रा में मिट्टी में, तेल में, रेत में, पत्थर में या अन्य शुद्धियों में पाई जाती है। अगर मान लो फैक्ट्रियों से, अगर जो खदान से यानी कि खुदाई करके माइनिंग करके अगर आप जमीन के अंदर से इन अयस्क को बाहर निकाल लेते हो तो वहां पे आपको इनको अलग अलग रूप में प्राप्त आप इसको कर सकते हो। कभी ये मिट्टी में मिलेगी, कभी ये ऑयल के रूप में मिलेगी, कभी रेत में मिलेगी, कभी पत्थर में मिलेगी, या हो सकता है किसी अन्य शुद्धियों के रूप में प्राप्त हो। तो ये जितना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये शुद्धि नहीं होगी बच्चों, यहाँ पे अशुद्धि होगी, अशुद्धियों के रूप में। अशुद्धि क्यों होगा? अशुद्धि मतलब कि जो मिक्स होता है उसको अशुद्धि कहते हैं। अब मैंने आपको वो पढ़ाया था, आपको याद होगा मैटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था। मैंने कहा था कोई भी मैटर है वो दो टाइप का होगा। कौन कौन से दो टाइप का? एक होगा प्योर और एक होगा इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सर कहते हैं यानी कि मिश्रण। अगर कोई धातु या कोई अयस्क के रूप में मौजूद है यानी कि मिश्रण के रूप में, तो वो मिक्स है, वो भी मैटर का टाइप है। और कोई शुद्ध है जो खुद के रूप में है या अधिक से अधिक दो धातुओं से क्रिया करके है, मतलब कि या तो वो तत्व बना रहा है या तो फिर वो यौगिक बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं या प्योर मैटर कहते हैं, और इसको मिक्सर कहते हैं जो एक से अधिक के रूप में मौजूद होते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात भी क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ देखिए इससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अयस्क के सांद्रण से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले देखिए, खदानों से जो प्राप्त अयस्क में अधिक मात्रा में किसी में मिट्टी मिला रहेगा, कोई रेत में रहेगा, कोई पत्थर में रहेगा, कोई अन्य अशुद्धियां उसमें पाई जाएंगी, तो इसे आप क्या कहते हो? तो इसे हम गैंग के नाम से जानते हैं, जिसको आप हिंदी में अधात्री कहते हो। हिंदी वर्ड इज रियली डिफिकल्ट दोस्तों। देखिए इंग्लिश में कितना छोटा सा लिखा हुआ है गैंग। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि गैंग क्या होता है। तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। खजानों से प्राप्त अयस्क में अधिक मात्रा में मिट्टी, तेल, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसे आप गैंग कहते हो। ओके, अब यहां देखिए, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है। क्योंकि देखो अयस्क के रूप में है कई प्रकार के। अब जैसे मान लो एग्जांपल मैंने बताया आपको KTCr2O7 का। अब यहाँ पे आपको मान लो पोटेशियम अलग से निकालना है, आपको पोटेशियम की जरूरत है, तो इसको शुद्ध कैसे करोगे? खाली पोटेशियम मिलेगा तो शुद्ध होगा, लेकिन इसको अलग करना पड़ेगा ना, यहाँ से ब्रेकअप करना पड़ेगा इनका।
ओके, ये दोनों ब्रेक नहीं होंगे तो फिर कहाँ से होगा? तो फाइनली इसी प्रक्रिया को कहा जाता है धातु का निष्कर्षण। और इसे जो है अयस्क को यहाँ पे अयस्क का सांद्रण, अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है जिसे हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क को अलग अलग करना, जिसमें से शुद्ध धातु को अलग निकालना, शुद्ध धातुओं को अलग रखना, ये अयस्क का सांद्रण की प्रक्रिया कहलाती है। अब अयस्क के सांद्रण का ही कुछ यहाँ पे विधि दिया हुआ है। कौन कौन सा विधि दिया है आइए देखते हैं। आप सोच रहे हो कि सर आप एक विधि के ऊपर दूसरा विधि बता रहे हो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो ग्रेविटी सेपरेशन यानी गुरुत्व पृथक्करण। उसके बाद दूसरी विधि है यहाँ पे, इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ओके, दूसरी विधि है यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक का प्रयोग करके हम अयस्कों को यहाँ पे अलग करने का काम करेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि कैसे हम उसको अलग करेंगे, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। और दूसरा चीज यहाँ पे ये जो बता रहा है कि ग्रेविटी सेपरेशन, तो गुरुत्वाकर्षण का क्या उपयोग होगा अयस्कों को अलग करने के लिए, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम इस तरीके से ये डायग्राम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटरफॉल किया जा रहा है, आप देख के समझ सकते हो इसको, बिना पढ़े आप इसको देख लो। ये पानी की धारा बह रही है, अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण इसमें मौजूद हैं। अभी क्या होगा, ये जाएगा एक बर्तन में, इसको इकट्ठा किया जाएगा और जो अशुद्धियां हैं जो कम घनत्व वाली होती हैं उसको नीचे में वो तली में बैठ जाएंगी और पानी जो है वो ऊपर में रुक जाएगा। पानी को अलग कर दिया जाएगा और जो अयस्क है उसको पृथक कर लिया जाएगा। आसान है दोस्तों, बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमको सिर्फ डायग्राम देखने से यही समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, आप इसको ऐसे एजम्पशन मत लगाओ, ऐसे अनुमान मत लगाओगे कि हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है भैया। तो इसलिए हम इसको पहले स्टडी करेंगे, देन वी विल डिसाइड दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ और कवर करते हैं अयस्कों की गाथा। ओके, कि अयस्क को कैसे पृथक्करण किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम बारीकी से स्टडी करेंगे बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी। और उसके बाद अयस्क का सांद्रण देखेंगे, निष्कर्षण देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, लोहे के बारे में समझेंगे, प्रगलन विधि देखेंगे, आगे जाकर के हम देखेंगे यहाँ पे बहुत संक्षारण की विधि देखेंगे और एट द एंड हम पहुंच जाएंगे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया। उसके बाद मिश्र धातु। एटलीस्ट तो मुझे लगता है कि 2 लेक्चर और चलेगी ये, और 2 लेक्चर में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।